Aarti, are we audible? Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Aarti, please introduce yourself. Sir, my name is Aarti. I am from Meghalaya district in Haryana. I have done my graduation and post-graduation from Ramses College in Delhi University in physics. And I love sir cooking and watching movies and talking to my family members. Okay. Aarti, what is the optional of yours? Sir, physics. Physics you have taken as option. Okay. Aarti, the very first thing I am interested in that you have mentioned talking to my family members as a hobby. Yes, sir. Like, Because मेरा I live in a joint family. You live in a joint family. Yes. पर ये हॉबी कैसे हो सकती है? मतलब मेरा पर्सनल मानना है हॉबी तो एक ऐसी चीज है कि जब मुझे कुछ वक्त मिलता है अपनी रोजमर्रा की लाइफ से मैं निकालता हूँ और फिर उस काम को करता हूँ। तो हॉबी मतलब आप स्पेशल वक्त निकालती हैं हॉबी के तौर पे, फिर फैमिली मेंबर से तो आम ही तौर पे बात करते हैं। सर, मैं किसी के साथ रहती हूँ। आप रहती हैं उनके साथ? अच्छा, आप अलग रहती हैं, Yes. तो फिर आप स्पेशल समय निकाल के उसे बात करती हैं। Yes, जब भी कभी ऐसा टाइम रहता है तो जितने मेंबर्स हैं उससे बात करते हैं। किस किस मेंबर सबसे ज्यादा बात करना किससे पसंद है? सर, मेरे मम्मी। मम्मी से। ठीक है जी। और इस हॉबी का कोई फायदा नजर आता है आपको 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 एज ए शख्सियत, एज ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये हॉबी कुछ काम आती है आपके? क्या यूटिलिटी है इस हॉबी की? सर, इससे बात करने से सर एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबके अलग अलग ओपिनियन पता चलता है घर में कैसे साथ रह रहे हैं, कोई दिक्कत आती है तो बताते हैं ऐसे फैमिली में प्रॉब्लम आई हम कैसे सॉल्व करें। तो सर इन सब से सब सीखने को मिलता है कि हम कैसे एक जॉइंट फैमिली में कैसे सबको साथ लेके चल पा रहे हैं, कैसे दिक्कत आ रही है तो सबका कैसे सोल्यूशन किया, तो सर ये सब सीखने को मिलता है। ओके, सब सीखने में ठीक है। ओके, वी कम टू द करंट अफेयर्स। रिसेंटली लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और बहुत ही रोचक नतीजे रहे हैं इस बार। तो महेंद्रगढ़ से कौन है एमपी इस बार लोकसभा के? बीजेपी का नेता बने हैं, क्या नाम है? राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है जी। नाउ कम टू दिस थिंग। आरती, अभी जो चुनाव के नतीजे आए हैं तो इसमें भारत वापस, हाँ जी, आ रही है आवाज? जो चुनावी नतीजे आए हैं इसमें भारत एक बार फिर से गठबंधन की राजनीति की तरफ वापस आ चुका है, और ऐसा गठबंधन जिसमें जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की वो मेजॉरिटी नहीं आई है ना? तो कहा जा रहा है, काफी लिखा जा रहा है कि भाई ये गठबंधन की सरकार भारत की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूँ क्या चुनौतियां हैं ऐसी, गठबंधन सरकार से क्या परेशानी हो सकती है जिसमें रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी ना हो? इस बार जैसे किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट नहीं मिले तो कोalition की गवर्नमेंट बनेगी, कम्युनिस्ट सरकार होगी। सर इसके कई फायदे भी हैं, लेकिन फायदे ये हैं कि हमें डाइवर्स ओपिनियन सुनने को मिलेगा। मैंने चुनौतियां पूछी हैं, मैंने फायदे पूछे नहीं। चुनौतियां ये आई जिस जगह पे अपनी जिससे बहुत जल्दी में फैसला लेना होगा उस जगह पे ये मुश्किल आ सकती है जब वर्ग में जिसमें एक एक्शन लेना हो सकता है तो वो एक्शन नहीं किया जाएगा। ओके, और कुछ? और कई मुद्दों पे सहमति, कई हद तक ये जो कोalition गवर्नमेंट है वो लंबे टाइम तक स्थायी भी नहीं रह सकती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सर तीसरा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं रहेगी तो हमारे इसमें एफडीआई या उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ओके, गुड। तो कम टू दिस थिंग, आपने एफडीआई की बात की है, तो जैसे ही चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए थे, अभी तो चुनाव के नतीजे
प्रॉपर आए भी नहीं थे 4 तारीख को। अभी तो सिर्फ रुझान पता लग रहे थे। साथ के साथ में स्टॉक मार्केट क्रैश करने लगा, स्टॉक्स गिरने लगे थे। तो क्या है ये रिलेशन आपस में कि चुनाव के नतीजे और स्टॉक मार्केट का ऊपर या नीचे जाना, ये क्यों हुआ ये फिनोमेना? क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी में नहीं दे रही, जो भी हमें जो डेटा मिल रहा था कि अकॉर्डिंग सभी वो पार्टियां तो सच कैंडिडेट ही नहीं दे रही। इस वजह से स्टॉक मार्केट पे गिर पड़ा। तो हाँ चलो नहीं आ रही स्टेबिलिटी, फिर स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश हुआ? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पॉलिसीज पे डिपेंड करती है कि अगर कोई जो अभी फिलहाल गवर्नमेंट चल रही है उसकी जो पॉलिसी अगर गवर्नमेंट नहीं आएगी तो वो जो पॉलिसी चेंज हो सकती है, अगर गवर्नमेंट की सरकार आए तो वो भी सरकार आए तो उस पॉलिसी से कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से गुड, स्टॉक मार्केट में रुका हुआ है। बिल्कुल सही बात है आपकी, यही रीजन है। लेकिन बस एक चीज और कि जब सारा का सारा मार्केट, सारे स्टॉक क्रैश कर रहे थे, न्यूज लाइव में जा रहे थे, तभी एक खास सेक्टर है एफएमसीजी। इस सेक्टर के शेयर अपवर्ड जाने शुरू हुए, ये महंगे होने शुरू हुए। तो ये खास सेक्टर अपवर्ड कैसे गया जब सारे स्टॉक क्रैश कर रहे हैं? गुड गुड गुड, ठीक है जी, ओके। आरती, आप हरियाणा से ही हैं और आपने दिल्ली से पढ़ाई की है, तो मुझे बताएं शहरी हरियाणा, जो अर्बन एरिया ऑफ हरियाणा है, इसके सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं? 3 बड़ी चुनौतियां जो आपको अर्बन स्पेस में दिखती हैं। जी, ओके। जो अर्बन एरिया है, जो शहर है हरियाणा के, है ना, जैसे अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं, गांव की कुछ चुनौतियां हैं, है ना। जैसे गांव में कि मान लीजिए मैं कहूं कि गांव की चुनौती ये है हरियाणा के अंदर के किसानों की आमदन कम होती चली जा रही है ना, या रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसा। तो ऐसे ही जो हरियाणा के शहर हैं, उन शहरों में, शहर के लोगों के लिए आपको क्या चुनौतियां दिखती हैं, क्या चैलेंजेस हैं? अगर गुड़गांव की बात करें तो पोल्यूशन सबसे मेन जो गाँव में ज्यादा हो रहा है अगर गुड़गांव, क्योंकि इसमें पहले इतने व्हीकल चलते हैं तो व्हीकल पॉल्यूशन तो पहले ही ज्यादा हो रहा है और अब और भी ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा फिर जो कंजेशन हो रहा है, जो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है शहरों में क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, तो सर उसकी वजह से वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो इन सब में जो दिक्कत आ रही है, कंजेशन हो रहा है हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन की वजह से, सर दूसरी दिक्कत ये आ रही है। ओके, और तीसरी? अभी 2 ही है, ठीक है। अच्छा, एक आपने बताया माइग्रेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना और उसमें माइग्रेशन के रोजगार चक्कर में लोग वहां जा रहे हैं, है ना। तो इस माइग्रेशन को रोकने के लिए आप कोई सुझाव देंगी, या रोजगार की समस्या शहरों में जो ये चल रही है, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रिसोर्सेज पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए सजेशन देंगे आप? यस सर, अगर हम गाँव में वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दें तो शहर में माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए तो हम इसको कम कर सकते हैं। दूसरा अगर किसान की आमदनी अच्छी हो जाती है तो उनको अगर ऐसी तकनीकी या उनको सुविधाएं प्रोवाइड कर देते, अच्छे चीज प्रोवाइड कर दे तो सर मिलकर इनकम बढ़ सकती है। तो जो लोग आजकल युवा किसान की खेती करना पसंद नहीं कर रहे हैं सर, खेती भी करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तीसरा सर क्वालिटी एजुकेशन में भी सर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग भी तौर पे अगर प्रोवाइड करेंगे तो सर
एग्जैक्टली ये प्रिपेयर किया होगा था। ओके, सो विलास प्लीज। हाँ जी। आरती, आपने फिजिक्स में अपनी एजुकेशन की हुई है और आपको मूवीज देखना पसंद है। सिर्फ बॉलीवुड मूवीज ही देखते हैं, हॉलीवुड भी देखते हैं? सर हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड। सिर्फ बॉलीवुड। बॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवी जो हिंदी में डब होते हैं। अच्छा, तो आपने ओपेनहाइमर देखी है क्या? हाँ, सर। अरे, आप एक फिजिसिस्ट आपको कह सकता हूँ मैं, लाइक नॉट लिटरली, लेकिन ओपेनहाइमर इज अ मूवी बेस्ड ऑन फिजिक्स। कौन थे ओपेनहाइमर? सर, सर एटॉमिक बॉम्ब जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया था उसके पीछे ओपेनहाइमर का है। तो आपको क्यूरियोसिटी नहीं हुई? एटॉमिक बॉम्ब। आपको क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि मुझे फिजिक्स की इतनी नॉलेज है, एक इतनी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसको ऑस्कर मिला है, विच इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड, तो मैं मूवी देखूं, फिजिक्स का बहुत कुछ होगा उसमें? नो। सर अभी मैंने हॉलीवुड की कोई भी मूवी नहीं देखी, तो सर मैं सर डायरेक्शन दे रही नहीं हूँ कभी कि चलिए, कौन सी मूवी आ रही है या इतना डिटेलिंग पता नहीं। बट एक सजेशन है आपको कि जैसे हिंदी डब मूवीज आप साउथ की भी तो देखते हैं, सो ट्राई टू वॉच इंग्लिश मूवीज एज वेल। कुछ अच्छी, बहुत अच्छी मूवीज आपको मिलेंगी, सिंस ये आपकी हॉबी है ना? अच्छा, चलिए, एनी लास्ट बॉलीवुड मूवी दैट यू वॉच्ड? एनी फाइव सर। एनी लास्ट, कोई भी एक आखिरी बॉलीवुड मूवी जो आपने देखी हो? सर शैतान देखी है मैंने। शैतान? कोई और? ओके सर, फाइव बताइए। 5 बता दीजिए। 3 बता सर दीजिए, एक 3। तो सर, एक तो सर शैतान देखी है मैंने, एक जो जवान देखी है सर, ठीक है। और सर पीके भी देखी है सर। पीके भी देखी है। किसी भी फिल्म को जब आप जज करते हैं कि ये फिल्म अच्छी है या नहीं अच्छी है, तो कोई एक अपना क्राइटेरिया बताइए कि ये एक चीज अगर किसी फिल्म में होती है तो मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगती है, और ये एक चीज जब नहीं होती है तो वो फिल्म मुझे बहुत खराब लगती है। सर अगर मूवी कोई मैसेज देती है, एंड तक अगर मुझे कोई मैसेज मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, वो चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो इमोशनली हो, फैमिली वैल्यूज को लेकर हो सर, चाहे सोशल इश्यूज के ऊपर हो, चाहे कुछ मोटिवेट करना हो सर, तो लेकिन कोई भी जो मुझे देखती है वो मुझे देखती है सर, वो मैं सबसे पहले करती हूँ। अगर कोई ऐसी मूवी हो जो कोई मैसेज नहीं दे रही हो लेकिन आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन कर दे 2-3 घंटे के लिए, तो क्या वो एक अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है? इजंट इट बेसिकली द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? या जरूरी है कि हर मूवी में कोई एक मैसेज जो है वो होना जरूरी है? सर अगर वो एंटरटेन कर रही है तो वो भी सर एक मैसेज हो गया ना कि आप लाइफ में हंसना तो भी तो एक मैसेज ही हो गया ना कि हंस के आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हो, तो सर कोई भी तरीके से एक मैसेज मिलेगा। ठीक है, जैसे ये सलमान खान की मूवीज आती हैं जो 3-3, 400 करोड़ कमा लेती हैं, लेकिन बीच में से कुछ नहीं निकल के आता, तो डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ मूवीज आर लाइक creating a lot of low quality entertainment stuff in the society? लोगों का लेवल जो है ये डाउन कर रही है मूवीज। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? सर उनको सलमान खान सर को उनको देखना लोग बहुत पसंद करते हैं सर, और यही कारण है कि उनकी मूवी सर इतना कमा रही है, अगर कोई सोशल मैसेज या कुछ अच्छी वैल्यू कुछ अच्छा मैसेज भी नहीं दे रही है सर। लेकिन अगर मैं सोचती थी सर वो उसी चीज के साथ अपनी फैन फॉलोइंग के साथ अगर सर कोई सोशल मैसेज और दे, जैसे कि सर बदले की भाईजान मूवी में जो मैसेज दिया है, तो सर इस तरह के अगर मैसेज दे तो सर वो अच्छा हो, मुझे लगता है कि वो अपनी फैन फॉलोइंग का यूज कर सकते हैं, वो और अच्छा हो। ठीक है, ठीक है। आप कुकिंग भी करते हो? मजबूरी में करते हो या एज अ हॉबी? सर खाना तो वैसे डेली बनाती हूँ, लेकिन सर एज ए हॉबी कभी कुछ डिफरेंट में खाई बना लेती हूँ, कोई ऐसी टाइम ठीक ठीक है। अभी कुछ 3-4 महीने पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया और स्पेसिफिकली साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में कहा गया था कि यहाँ पे कुकिंग में कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑयल्स यूज होते हैं जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक तरह की बीमारियां यहाँ के लोगों में ज्यादा पाई जाती हैं। सो कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ एनी 2-3 ऑयल्स दैट आर यूज्ड इन इंडिया जिसकी वजह से कौन सी 2-3 स्पेसिफिक बीमारियां जो यहाँ के लोगों में ज्यादा हो रही हैं? इंडिया में तो स्पेसिफिकली
या तो मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल, ये ज्यादा इसके लिए यूज होता है सर। Okay. लेकिन जो अगर हम हेल्थ को बढ़ाने मांगे वो जो ऑलिव ऑयल होता है वो सर बहुत अच्छा माना जाता है हेल्थ के लिए, लेकिन सर वो इतना महंगा है कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो सर एक तो ये रीजन है कि इंडिया में तो क्वालिटी ऑयल लगा दिया है, जो हम इंडिया में ऐसा होता है कि ऑयल को बार बार यूज कर लेते हैं, जैसे पकौड़े फ्राई करके उसी ऑयल को बार बार यूज कर लेते हैं, तो दोबारा यूज करने के लिए वो ऑयल यूज नहीं होता, इस वजह से सर बीमारियां ज्यादा फैलती है, हम उसको दोबारा यूज करते हैं। और इससे किस तरह की बीमारियां होने का खतरा होता है अगर हम अच्छे ऑयल्स यूज नहीं करते तो स्पेसिफिकली? सर सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाती है सर, ये ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाती है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ज्यादा नुकसान। हम्म। आपने अपने पहले एक आंसर में एफडीआई के बारे में बात की, तो कैन यू टेल मी द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई? सर एफडीआई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, इसमें सर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बेसिकली कैपिटल अकाउंट में आएगी, जिसका यूज ज्यादातर डेवलपमेंट के लिए होगा। लेकिन फॉरेन एफआईआई जो होती है सर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल की होती है, सर ये इन दोनों में फर्क है। तो एफडीआई से अगर हम जल्दी अगर एफडीआई में सर होगी तो थोड़ी टाइम के बाद हम विड्रॉल कर सकते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं, लेकिन एफआईआई में जब भी वोलेटिलिटी आती है मार्केट में तो जल्दी जल्दी विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी कंटेक्स्ट में एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं हॉट मनी। हॉट मनी क्या होती है? सर गवर्नमेंट वो ये कहता है जो एक एक मतलब जल्दी जल्दी से कंपनीज बदल, जैसे अभी यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसको जल्दी से विड्रॉ भी कर दिया, जैसे मार्केट में जो रेट चल रहे उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं लाते हैं इकोनॉमी के अंदर, हम उसको स्टेबल नहीं कह सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन है, आप पंचामृत के बारे में जानते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, तो आप बता सकते हैं पंचामृत एक बार ब्रीफ में? सर पंचामृत में सर एक तो कार्बन जीरो लाइफ के ऊपर लगा के 2070 पर सर, और हमारी जो रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको 30% तक जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रही है 50% रीन्यूएबल एनर्जी का यूज करके वो बनाने की बात हो रही है सर। तीसरा सर जो कोई बात नहीं, आराम से। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा तो वो किस बारे में है ये बता दीजिए। सर एक तो रीन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ाने के लिए एक नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो हमारी सप्लाईज को कम करने के ऊपर टारगेट जो है ठीक है। एक नेसेसिटी तो हो गया हम्म एक से शायद अपने फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट से कार्बन सिंक बनाने के लिए फॉरेस्ट को उसके ठीक है। 2.3 और सर एक अपनी जो 35% जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको कम करने की बात है। आप श्योर है 35% है? 33 to 35% सर आई चेक होगा। ठीक ठीक है, ठीक है, बहुत सही सर। ओके, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। हरियाणा में अभी पीछे एक प्रथा है जो काफी न्यूज़पेपर में रही है, जिस प्रथा को कहा जाता है मोल की। इस प्रथा के बारे में जानते हैं आप? मोल की। सर आई थिंक सर वो जो शादी से रिलेटेड आप बता रहे हैं शायद वो हाँ, शादी से। सर वो ये होता है कि यहाँ पे हरियाणा में सेक्स रेशियो बहुत कम है, तो जो शादी नहीं हो पाती तो लोग बाहर से यूपी बिहार से शादी करके लेके आते थे, तो उनको सर वहाँ पे जब शादी करके आते तो ये बोला जाता है वो पैसे दे के लेके आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सारा खर्चा जो शादी का होता है वो करके आते हैं, वो जब लेके आते हैं तो ये बोला जाता है कि मोदी खरीद के लेके आए,
ओके ओके ओके। क्या सेक्स रेशियो है हरियाणा का? अभी आपको कुछ याद हो कोई रिवाइज डेटा? सर अभी रिसेंटली 2023 में जो आया है उसके अकॉर्डिंग हरियाणा का 9.6 है, वैसे अगर सर उसका 2011 के सेंसस का डाटा देखें तो 40 वो एक तरीके से तो इम्प्रूव हो रहा है। सर इम्प्रूव हुआ है, लेकिन सर जो 2-3 साल पहले जो इम्प्रूव हुआ था वो पिछले साल फिर से डिक्रीज हो गया है। 920 तक चला गया था, लेकिन फिर से 916 हो गया है। सर ये कंसर्न की बात है कि हमने कोविड के बाद फिर से डिक्रीज कर दिया है। ओके ओके, दैट विल बी ऑल। एनीथिंग सर? नहीं सर। ओके। आरती, इंटरव्यू इज ओवर, आप कॉल से एग्जिट मत कीजिएगा, हम 2 से 3 मिनट के बाद मिलते हैं फीडबैक के लिए। ओके आरती, नाउ इंटरव्यू इज ओवर एंड वी आर टॉकिंग इन अ रिलैक्स एनवायरनमेंट। आरती, सबसे पहले आप बताइए आपका क्या स्पेकुलेशन है अबाउट योर परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्म किया आपने इंटरव्यू में इस वक्त? एवरेज, व्हाई नॉट गुड? There's some questions I can answer, but I cannot answer this. चलिए, आई डिसएग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। इट वाज नॉट एवरेज, इट वाज रादर वेरी गुड। मैं गुड भी कह सकता था, है ना, या सर्वियस पे बात करेंगे, हम गुड भी कह सकते थे कि चलो मोराल बूस्ट करना बच्चे का। इट वाज वेरी गुड, ठीक है। कुछ कमियां जरूर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उस पर जरूर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ आरती कि आपने रामजस कॉलेज से 2015 में ग्रेजुएशन कर लिया है, तो उसके बाद का कुछ इसमें लिखा नहीं है, उसके बाद से क्या कर रहे हैं आप अभी तक? सर मास्टर्स भी किए थे मैंने। अच्छा, मास्टर्स किस में है? फिजिक्स में अच्छा, किस साल में? 2017। 2017 में कर दिया आपने मास्टर्स, 7 साल, स्टिल लॉन्ग। स्टिल लॉन्ग टाइम। उसके मास्टर्स के बाद आपने? सर मैंने CSIR में जेआर 2018 ओके, अमेजिंग। Oh my God. Why didn't you mention? Sir, because it's not relevant to the HCS exam. ऐसा नहीं होता। हाँ सर, प्लीज आप बताइए इसको। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे ऐसा नहीं है। अगर आपने ये मास्टर्स और ये JRF बता दिया हो तो इट्स अ मेजर अचीवमेंट। आपको पता है JRF क्वालिफाई करना कितना मुश्किल होता है? पता ही होगा आपको, तो आपने किया हुआ है क्वालिफाई। इट्स अ बिग डील जिसको बोलते हैं। JRF इज एन ऑल्टरनेटिव टू PhD। Yes, sir. तो आप इंटरव्यू में आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे तो सब कुछ छुपा छुपा के रखना है, ऐसे ऐसे करना है। वो बातें ठीक है कि आपको कुछ बेसिक क्रेडेंशियल छुपा के रखने हैं, लेकिन आप अगर ये बता दोगे कि मैंने मास्टर्स फिजिक्स में की है या मैंने JRF क्वालिफाई किया है, तो इससे आपकी आइडेंटिटी थोड़ी रिवील हो रही है, लेकिन क्वालिटी जरूर रिवील हो रही है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिस तरह के आप एरिया से आते हैं, जितनी आपकी एजुकेशन रही है, DU से पढ़े हुए हो आप, मास्टर्स भी आपने वहीं से की है, मास्टर्स भी DU से की हुई है आपने, Yes, sir. तो आप तो लेक्चरर बनने वाली क्वालिफिकेशन लिए घूम रहे हो। Yes, sir. ये मेरा सर प्लान भी है, अगर ये वर्कआउट नहीं होता है तो सर मैंने वो मास्टर्स करके कंप्लीट कर लिया। ये मत करो आप, आपने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट छुपा क्यों रखी है? ऐसे नहीं है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा उसका जबरदस्त इफेक्ट आएगा। अच्छा, 2018 से अब तक फिर भी 6 साल हो गए हैं, उसके बाद से क्या कर रहे हो? सर मैं UPSC के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। HCS का कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? ये थर्ड और इससे पिछले 2 में कैसा रहा? सर प्रीलिम्स में होता है। अच्छा, तो इस बार सीधा इंटरव्यू। मैंने इंग्लिश में ना एक कहावत होती है, उसको कहते हैं थर्ड टाइम्स द चार्म। सुना है आपने कि पहली बार में आपको किसी चीज का आइडिया ही नहीं होता, दूसरी बार में आप इम्प्रूव करते हो और तीसरी बार में पार कर जाते हो। तो ये आपका वो थर्ड टाइम है, थर्ड टाइम्स द चार्म। लेकिन 2-3 चीजें थोड़ी सी, ये जो आप थोड़ा बताएंगे ये इंटरव्यू में कि मास्टर्स की हुई है मैंने, JRF क्वालिफाई किया सर। प्लीज मेंशन दिस, देयर इज अ बैज ऑफ ऑनर, यू आर हाई अचीवर। अपनी अचीवमेंट्स बिल्कुल नहीं छुपानी है। अच्छा, तो भी अगर आपको किसी ने कहा है क्या ये मत छुपाओ, इस पे तुम्हें घेरेंगे या बहुत ज्यादा पूछेंगे, आपको किसी ने एडवाइस किया है ये? ना सर, ओके, मैंने सोचा कि रेलेवेंट नहीं है ना। नहीं, हाईली रेलेवेंट, दे वांट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। और ऊपर से आपका ऑप्शनल भी यही है, तो आपको तो फिजिक्स में वैसे नहीं घबराना है, कोई नहीं पूछ सकता वहां पे आपसे कुछ। और अगर वो फिजिक्स में पूछेंगे आपके हाथ पे जाएगी ये बात। मस्ट मेंशन।
और अगर वहां पे आपको इंट्रोडक्शन का वो मौका दें जिसमें ऑब्वियसली आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है प्लेस की और नाम की, तो भी वहां पे बताइएगा मैंने ये किया है। मस्ट डिस्क्लोज दिस। हाय, आप मुझे खुद बताइए। कॉलेज रहने दीजिएगा, एजुकेशन डिस्क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। दिस इज द थिंग। दूसरा, मतलब आप खुद सोचिए यार, इंटरव्यू बोर्ड बैठा है वहां पे, तो आप वो चाहेंगे महेंद्रगढ़ की एक लड़की जो दिल्ली में ग्रेजुएशन करती है, मास्टर्स करती है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, उसको तो 100% क्या है, स्कूटर लेना है ब्यूरोक्रेसी में। आपकी तो वहां पे जरूरत है। यू गॉट माई पॉइंट। बस एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा कि अगर वो बाय चांस इस पे करेंगे यार नेट जेआरएफ है, तो तुम तो प्रोफेसर बन के देश की सेवा करो, तुम ब्यूरोक्रेसी में क्यों आ रही हो। ये आंसर तैयार कर लीजिएगा। इसके बारे में सोचा कुछ आपने? सोचा नहीं होगा क्योंकि आपने तैयार नहीं किया। मेरा ये मानना है कि फिजिक्स इज अबाउट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू चेंजिंग देम सिंपल थिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम फ्रॉम द बेसिक लेवल। तो मैं सोचती हूँ कि ये अपना सोशल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दे तो इससे बहुत अच्छा हो सकता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके और ऐसा कर आगे। अमेजिंग। थोड़ा सप्लीमेंट्री अगर मौका मिले, पहले तो ये परफेक्ट आंसर है, और अगर फिर भी वो कुछ और डिमांड कर रहे होंगे, नहीं नहीं और बताओ, तो सर कि मैं एक एजुकेटर बन के तो एक ही फील्ड में रहूंगी, लेकिन जब मैं ब्यूरोक्रेसी में आऊंगी, मैं एसडीएम बनूंगी, तो मेरे पास मल्टीपल फील्ड है। मैं एजुकेशन, हेल्थ, है ना, चाहे वो ट्रैफिक प्रॉब्लम, पोल्यूशन प्रॉब्लम, एवरीथिंग, मैं सब जगह होंगी, तो मल्टीपल चैलेंजेस होंगे मेरे सामने। मैं ज्यादा व्यापक तौर पे समाज को सेवा कर पाऊंगी, व्यापक तौर पे मैं अपने समाज को कुछ वापस दे पाऊंगी, है ना। और इससे सर मेरी भी सोशल रेपुटेशन, मेरी फैमिली रेपुटेशन, वो भी और इनहेंस होगी। तो इस तरह से वो आंसर आप टैकल कर लीजिएगा, ठीक है, वो हो जाएगा। तो प्लीज मेंशन दिस, ओके। देन इट कम्स टू व्हाट एल्स वी आर हैविंग। आपने रूरल हरियाणा प्रिपेयर किया हुआ था कि, है ना, अर्बन हरियाणा प्रिपेयर नहीं था आपका। Now I just want to conclude the thing from my side, फिर सर बताएंगे। The thing is this के देखिए, it's not about कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया, कितने का नहीं दिया। इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब आरती बैठी हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड को पता है कि आरती प्री भी क्लियर करके आई है, मेंस भी क्लियर करके आई है, तो ये इंटेलिजेंट भी है, इनको नॉलेज भी है। इट्स मोर अबाउट ए पर्सनैलिटी टेस्ट नाउ। तो अगर कुछ चीजें नहीं आती हैं, ग्रेसफुली से कि सर आई एम सॉरी, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एंड ऑल दैट थिंग, तो उससे आपका कोई ऊपर नीचे नहीं होने वाला है मार्क्स। थिंक दिस कि आप सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहे हैं। जैसे मुझे पर्सनली सबसे जो पॉजिटिव चीज लगी है, जो बहुत रेयर है कि इंटरव्यू के दौरान आपका माइंड चल रहा है। अगर आपको चीजें नहीं पता हैं, तो भी आप बातचीत के दौरान माइंड की एप्लीकेशन से आंसर बना रही हैं जो सटीक है। एंड दिस इज वेरी रेयर क्वालिटी। नॉर्मली होता है कि इंटरव्यू में दिमाग चलना हो जाता है बंद, तो आपके साथ ये हो रहा है कि आपका दिमाग चल रहा है। शायद वो फिजिक्स की देन हो आपको, है ना, या आपकी ट्रेनिंग जो लाइफ थ्रू रही है वो हो, क्या। तो दिस इज द थिंग। बाकी बस मुझे एक जो चीज लगी वो मूवी के नाम पे, बाकी मूवीज के बारे में तो आप बात कर रहे हैं सर। हाँ जी, बहुत अच्छी थी आरती आपकी पूरी इंटरव्यू। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, आप अपने असेसमेंट एवरेज मत दीजिए, हमारे अकॉर्डिंग तो वेरी गुड ही थी आपकी असेसमेंट। थोड़ा सा दो चीजें सिर्फ मैं आपको बोलूंगा। पहला तो कि आप अपनी क्वालिटीज को थोड़ा दिखाने की कोशिश कीजिएगा इंटरव्यू में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने हॉबी मेंशन की है वॉचिंग मूवीज, इसको ना थोड़ा, क्योंकि पूरे आपके सीवी में ना फिजिक्स के अलावा कोई और बहुत ही ज्यादा ऐसी इंटरेस्टिंग सी बात निकल के नहीं आती, है ना। या तो करंट अफेयर्स पूछ लिया जाए या हरियाणा से कुछ पूछ लिया जाए, जो कि आप कर देंगे आंसर, क्योंकि आपका जेन्युइन आप हरियाणवी हो। लेकिन अगर आपसे हॉबीज पे पूछें, तो वॉचिंग मूवीज में ना आप थोड़ा सा तैयार कर लो इसको। जैसे अगर आपने लिखा है, आप वाकई में बहुत देखते हो फिल्में, कभी टाइम मिलता है तो एंटरटेनमेंट के लिए देख लेते हैं। वो तो पूरी दुनिया देखती है। यहाँ पे अगर आप हॉबी में लिख रहे हो ना, तो इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब ये होता है, जैसे मेरी हॉबी है वॉचिंग मूवीज, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप फिल्म रिव्यूज भी पढ़ते हो,
आपको पता है कि सिनेमा का थोड़ा सा इतिहास इंडिया का, कि सिनेमा कैसे कैसे इम्प्रूव किया है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि सिनेमा का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, सोसाइटी की वजह से सिनेमा कैसे चेंज होता है ना। ऐसी ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। सेंसरशिप पे पूछ लेंगे आपको कि फिल्म पे किसी पे बैन लगता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। कुछ लेटेस्ट मूवी जिस पे कोई कंट्रोवर्सी हुई हो, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपने वो देखी होगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लेता कि जो रिसेंटली एनिमल मूवी आई है वो आपने देखी है, तो उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाई गई है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि ऐसी मूवीज को क्या सेंसर बोर्ड को पास करना चाहिए? क्या बोलोगे आप इसका आंसर? सर पास तो सर एक हमारे सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो ये सब देखना पसंद भी करते हैं सर, तो हमें उनको भी देख के करना चाहिए। लेकिन अगर हम अडल्ट को या तो उनको देखें तो सर ऐसा लगता है कि उसको कुछ ज्यादा ही हद तक वॉयलेंस थी। तो सर कुछ सीन को सेंसर बोर्ड ऐसा करना चाहिए था कि थोड़ा कम करो या कट करो, तो सर वो कट करवा सकते तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खराब कर रहे हो आप। क्या डायरेक्टर को हक नहीं है कि वो अपनी चीजें बोल सके? और वैसे भी मूवी को एडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो सिर्फ एडल्ट्स ही देखने जा सकते हैं और एडल्ट्स अपने बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि वायलेंस ज्यादा है या कम है। बच्चे उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, एडल्ट कैसे होंगे? अब बोलिए। क्योंकि सर फोन में तो पता नहीं होता ना कौन दिख रहा है, तो बच्चे भी तो देख सकते हैं। सिनेमा में तो टिकट खरीदने जाओ तो सर आपकी टिकट होता है, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन हर चीज अवेलेबल है, तो ऑनलाइन में पता नहीं चलता है वो कौन देख रहा है। वैसे तो प्रोसेस है कि अंडर 12 है, अंडर 16 है, लेकिन सर वो वैसे तो इम्प्लीमेंटेशन का तो हमें नहीं पता है सर कि अगर वो देख रहा है तो ठीक है, इसलिए हाँ हमें नहीं पता। ठीक है आपका आंसर। तो इसमें बस आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि आप थोड़ा सा ना इसको एज अ हॉबी जब आप बोल रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हफ्ते 10 दिन में टाइम मिल गया मैंने कभी मूवी देख ली। वॉचिंग मूवी एज अ हॉबी का मतलब है कि आपको थीम्स पता है कि आजकल ये थीम चल रहा है, कुछ 5-7 डायरेक्टर्स के बारे में पता है, कुछ पुरानी कल्ट मूवीज जैसे मदर इंडिया देखी हुई है आपने? बताइए। और वहां पे जो लोग होंगे वो मूवी वूवी सब वो उसके अमिताभ बच्चन के जमाने वाली दीवार, जंजीर, ये सारी हाउ दे हेल्प इन सोसाइटल चेंज। आपसे पूछ लेंगे कि कोई मूवी के माध्यम से बताइए कि हरियाणा की कोई सोशल प्रॉब्लम किसी मूवी में दिखाई गई फॉर एग्जाम्पल। सो दिस कैन गो ब्रॉड। आप समझ रहे हो? यहाँ पे आप कुकिंग में आपने ठीक आंसर दिया, फिर भी कुकिंग में आपने ऑयल्स के नाम बताए, हालांकि वो ऑयल नहीं बताया जो WHO ने मेंशन किया था, विच इज रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की वजह से होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। जो आप बोल रहे थे वो तो सारे बहुत अच्छे ऑयल माने जाते हैं क्योंकि वो सारे नेचुरल ऑयल्स हैं, चाहे वो पाम ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल। ये रिकमेंड किया उन्होंने कि नेचुरल यूज करो। लेकिन इनका रीयूज से दोबारा यूज वो अच्छा था, वो अच्छा था, हाँ बहुत अच्छा था। टॉकिंग टू फैमिली मेंबर्स आई वुड सजेस्ट कि इसको एज अ हॉबी मत बताइएगा आप, चाहे आप घर से दूर रहते हो, है ना सर। इट्स नॉट रिकमेंडेड। थोड़ा सा ये है प्रॉब्लमेटिक। हाँ, बाकी वॉचिंग मूवीज में ना आप लिख दो ये हॉबी या बोल देना, लेकिन रीसेंट की कोई 2-3 अच्छी सी मूवीज, सलमान खान वाली मूवी पे आपका आंसर बहुत अच्छा था। एंटरटेनमेंट को पूरी तरह आपने डिनाई नहीं किया, आपने बोला कि एंटरटेनमेंट की भी अपनी एक वैल्यू एडिशन है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं तो वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो कहेंगे जो ओपेनहाइमर ही मूवी है बस, ये सलमान खान की तो बेकार मूवीज होती हैं। नो, दे ऐड एंटरटेनमेंट वैल्यू टू सम पीपल विच ऑल्सो एड्स वैल्यू टू द सोसाइटी। आप तो उसका एक डायमेंशन देख रहे हो कि भाई मूवी में उल्टी सीधी सी मार धाड़ दिखा दी, लेकिन द पॉइंट इज इट इज एडिंग टू द इकोनॉमी, इट इज एडिंग टू द एंटरटेनमेंट वैल्यू। कितने करोड़ों लोगों को उसने कुछ घंटे की राहत दे दी, विच इज एडिंग टू द ओवरऑल वैल्यू और वैल्यू सिस्टम, है ना। तो वो आपने एक अच्छा आंसर दिया। बट आप मूवीज रिसेंट की कुछ 4-5 महीने की 2-3 अच्छी मूवीज देख लेना। तो आपसे पूछ ले कि आखिरी मूवी कौन सी देखी थी, इससे क्या सीखा, एनीथिंग लाइक दैट, आप उसको हैंडल कर पाए। बेसिकली इस आंसर पे आप कॉन्फिडेंस से आंसर कीजिए। बाकी आपकी पूरी प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। जस्ट हैंडल योर हॉबी वेल एंड मार्केट योर सेल्फ वेल। कि मैं एक फिजिक्स में मास्टर्स किया हुआ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं इंडिया का सबसे मुश्किल एकेडमिक एग्जाम JRF क्वालिफाइड हूँ। उस कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठना, और आपने वही ऑप्शनल रखा हुआ है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है, राइट। बहुत बढ़िया हो गया आपके इंटरव्यू, यू विल डू एक्सीडिंगली वेल। यूपीएससी दे रहे हैं इस बार? पिछले अटेम्प्ट कैसे रहे यूपीएससी में? वो तो जीएस हो गया, उसकी एग्जामिनेशन में जो मास्टर्स क्लियर कर लेंगे आपने एक साथ क्लियर करते हैं तो ठीक से नहीं हुआ, फिर इसको वो जीएस अच्छा कर सकते हैं।
इस बार सब कुछ होने जा रहा है। आपसे एक और रिक्वेस्ट ये कि कितनी तारीख को है इंटरव्यू? 13 को इंटरव्यू दीजिए और साथ के साथ भूल जाइए कि कोई इंटरव्यू भी था। 16 को है यूपीएससी, फुल स्ट्रेंथ के साथ यूपीएससी दीजिए, है ना। 13 तक जरूर इंटरव्यू पे फोकस कीजिए, उसके बाद यूपीएससी। आरती होता है कि कई बार हमारे ना एक हमें लेवल अचीव करना होता है अपनी तैयारी में। कई बार आप देखेंगे प्री क्लियर नहीं हो रहा, फिर अचानक स्टेज आएगी सारे प्री क्लियर हो रहे होंगे। फिर कभी एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि मेंस नहीं क्लियर हो रहे हैं, फिर अचानक आ जाएगा मेंस क्लियर हो रहे हैं। ऐसा एक टाइम आता है, पीक परफॉर्मेंस आती है और वी जेन्युइनली बिलीव कि यू आर देयर। तो साल ये भी हो सकता है कि जहां एग्जाम में बैठ रहे हो सब जगह सिलेक्शन। तो फुल फोकस विद यूपीएससी, ठीक है। और हरियाणा तो आप बस जो 2-4 चीजें सर ने हमने डिस्कस किए है ना, और कुछ आपने प्लान किया है ना, बस उतना 20-25 मिनट आपने परफॉर्म करना है बढ़िया से, कॉन्फिडेंस, स्माइल के साथ। और ये तो बस एक रास्ते की मंजिल है ना, मील का पत्थर के चलो जाना तो अभी यूपीएससी है, ये भी बीच में आ गया, ये भी ले लेते हैं, अनदर फेदर इन द कैप। ये तो मिल ही जाएगा। आपके आगे बहुत सारी चीजें आपको हासिल करनी है ना, तो इसकी तो टेंशन लेनी नहीं है। ये तो मेरा ही है यार, मैं तो इंटरव्यू बोर्ड पे नंबर लेके उठूंगी। कैसे नहीं, इतने काबिल आप एक एस्पिरेंट को नंबर कैसे देने से मना कर सकते हो? इस एटीट्यूड से जाना। क्लियर? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? लैंग्वेज ठीक है सर। अच्छी भी हमें कोई आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो कि हिंदी में? इंग्लिश में क्यों बीच में वीडियो में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हूं। बोल दो वहां पे। हाँ, वहां पे भी जो लोग होंगे ना बोर्ड मेंबर, आप हरियाणा में जा रहे हो तो खुद कुछ बोर्ड मेंबर होंगे जो खुद इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होंगे, खुद ही हिंदी में कर रहे होंगे, तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपकी आधी से ज्यादा इंटरव्यू ही हिंदी में चले, नेचुरली ऐसा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एनीथिंग एल्स? कॉन्फिडेंस के बारे में सर कैसा था और बढ़ाना है? देखो, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, मैं चाहता हूं उस कॉन्फिडेंस को थोड़ा आप एग्जिबिट भी करें, है ना। इतना काबिल इंसान वो डिफेंसिव क्यों हो? या तो हमें लगता हो कि हमने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है और भाई हम इस जगह जा रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यू आर ऑलरेडी अचीवर, है ना। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा अगर पर्सनल फैमिली बेसिस बात करूं तो हमें पता है जिस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं वहां पे किस तरह से सारी लाइफ में हमें ट्रेनिंग मिली होती है। बिल्कुल एज ए ब्रदर में बात करूं तो हमें भी ये चीजों का पता है कि हमें समाज ने, रिश्तेदारों ने ऐसे बोलना होता है, ऐसे बैठना होता है, ऐसे बात नहीं करते हैं ना, या बॉडी लैंग्वेज हमारी वो करती होती है। अब वो वक्त आ गया कि थोड़ा सा हम इससे बाहर निकले, है ना। कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, अगर वो कॉन्फिडेंस ना होता तो आपका माइंड इंटरव्यू में काम ना कर रहा होता, जो मैंने कहा बहुत रेयर क्वालिटी है, फिर नहीं वो काम कर रहा होता, आप स्माइल के साथ आंसर ना कर रहे होते, आप इतना इजीली। अगर कॉन्फिडेंस ना होता तो सर के उस सवाल पे कि इंटरटेनमेंट वाली फिल्मों पे क्या कहोगे, तो कितना इजीली और कितने कॉन्फिडेंस से आपने कह दिया सर एंटरटेनमेंट भी तो एक मैसेज है ना। अगर कॉन्फिडेंस ना होता तो हिम्मत ही ना होती है बात कहने की, फिर आप चुप से हो जाते हैं, कुछ और प्लेइंग थ्रू द गैलरी हो रहे होते हैं। मैं जो चाहता हूं वो बेसिकली है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा और एग्जिबिट हो, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में, थोड़ी स्माइल के साथ, है ना। तो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, थोड़ा एग्जिबिट कर दोगे बॉडी लैंग्वेज के साथ, शब्दों के साथ, सोने पे सुहागा है। एनीथिंग एल्स? एक चीज और कीजिएगा, जब आप इंटरव्यू बोर्ड में हो तो जब आप बात कर रहे हो आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। जो बोर्ड मेंबर हो आंखों में आंखें देख के बात करनी है, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं जैसे सोचने लगे, तो बहुत ज्यादा ऐसे इधर उधर नहीं करना है, लुकिंग इनटू द ऑब्लिवियन। रेस्ट ऑल गुड, सब आपके हक में है, ये दिस विल बी अ केक वॉक फॉर यू, बस अलर्टनेस के साथ जाना। ऑल द वेरी बेस्ट।